माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और अफलातून यूट्यूब चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ। होली की शुभकामनाओं के साथ भाई राजकुमार उप्पल जी, जिन्होंने होली पर इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है, ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती थी। और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी चिरपरिचित चेहरे हैं, तो मैं बात शुरू करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लंबी भूमिकाएं नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे कुछ नेताओं तक आना है और नेताओं तक आने के लिए सबसे पहले खुद पर व्यंग करता हूँ कि एक कवि, देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ तो बहुत सारे अच्छे कवि बुलाए गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब मैं एक श्रोता बन के मैंने वो रचना लिखी है, कुछ कवि होते हैं वो श्रोताओं पे जुल्म करते हैं। वहीं से मैंने रचना उठाई है कि एक कवि मंच पर अपनी कविता सुना रहे थे, श्रोताओं की सहन शक्ति के बाहर जा रहे थे। तभी कहीं से मंच पर एक जूता आया और कोई श्रोता चिल्लाया कि अरे मेरे बाप अब तो चुप हो जा, मंच से उतरकर कहीं सो जा, नहीं तो हमसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि तू वापस जिंदा घर नहीं जाएगा। मगर कवि बोले मैं तो यूं ही कविता सुनाऊंगा, अरे जब तक दूसरा जूता मंच पे नहीं जाता मैं घर नहीं जाऊंगा। ये स्थितियां हैं साहब। मैं आपको बताता हूं, तमाम तरह की राजनीतिक स्थितियां हैं। कभी कोई भी व्यक्ति लगातार कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। अभी एक बयान आया, वो बयान था जीन्स पर। एक लाइन में मैंने देखिए बात कहने की कोशिश की है कि फटी जीन्स और टूटी गिटार। ज्यादातर कॉलेज में ये बड़ा शगल होता है कि फटी जीन्स और टूटी गिटार, तीर्थ यात्रा हो गई बेकार। बात तब हो जब आप बिना नाम लिए कुछ बात कहते हैं। क्या बात। मैं तो अपने मन की बात भी मैं ऐसे ही कहता हूं। हाँ, वो बड़े हैं, अपने मन की बात करते हैं। वो बड़े हैं, अपने मन की बात करते हैं। हम छोटे बस अमन की बात करते हैं। कहीं से भी चीजें निकाली जा सकती हैं। मैं आपको बताता हूं, जब यह सरकार हमारी जब 370 के ऊपर एक अध्यादेश लेकर आई, पूरे देश ने उनके पक्ष में अपनी बात रखी। मेरे बराबर में हमारी आदरणीय शबाना खंडेलवाल जी बैठी हैं, वो जानती हैं क्योंकि वो कांग्रेस का नेतृत्व करती हैं। मैंने बहुत सारी चीजों पर, मैं सरकार की कुछ चीजों से असहमत हूं, लेकिन उस बात का मैंने खुलकर समर्थन किया। मैं इनके सामने पढ़ रहा हूं। आदरणीय राजबहादुर साहब, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि केसर की घाटी में ये कैसी खुशहाली छा गई। केसर की घाटी में ये कैसी खुशहाली छा गई, जंगली कुत्तों को गुजराती बिल्ली खा गई। क्या कहने, बहुत अच्छे मन भाई। कि केसर की घाटी में कैसी खुशहाली छा गई, जंगली कुत्तों को गुजराती बिल्ली खा गई। इधर हम प्रियंका में इंदिरा को ढूंढते रहे, उधर शाह में पटेल की आत्मा आ गई। बहुत अच्छे। ये स्थितियां हैं जी के मन की बात है जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं साहब मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो भाई लोगों ने क्या किया, यहां से लंच पैक कराए और विदेश में जाके खाया। चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, विजय माल्या जी का मैं जब भी, क्योंकि आप तो न्यूज चैनल से हैं, कभी कभी आता है, अब विजय माल्या जी का भारत लाने का रास्ता साफ। तो मैंने एक बार पूछा, मैंने अभी तक जाम था क्या? मैंने तो उनको मैसेज किया, नए साल की बात थी, उससे पहले की बात है। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा साहब आप जो है भारत आओ या ना आओ, लेकिन अपने नए साल का कैलेंडर जरूर भेज देना। विजय माल्या जी का यदि आपने देखा हो, तो मैं तो इस तरह की बातें करता हूं कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए। हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं।
ये स्थितियां हैं साहब, राजनीतिक स्थितियां हैं। लेकिन साहब पहले क्या था, अब क्या है, क्या स्थितियां चल रही हैं। जैसे मैं देख रहा हूं हमारे नई पीढ़ी के बच्चे भी बैठे हुए हैं और पुरानी पीढ़ी के लोग भी बैठे हुए हैं। पहले किसी लड़के के बारे में जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और यह पता लग जाता था कि ये लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। कमाल है। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे। आपको पता है पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी ये स्थितियां चल रही हैं। पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। वाह भाई, क्या कहना, बहुत बढ़िया। आपको पता होगा पहले लोग काका से काम चलाया करते थे, आज भी लोग काका से काम चला रहे हैं। पहले लोग काका से कैसे काम चलाया करते थे, पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग काका से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो गा से गुड़की और देते हैं। बहुत बढ़िया। ये स्थितियां हैं। आपको पता होगा पहले इस देश में दूध दही की नदियां बहा करती थी। अच्छी बात कहने जा रहा हूं, पहले इस देश में दूध दही की नदियां बहा करती थी और आज दूध दही की थैलियों से इस देश की नदियों का प्रवाह रुक गया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यह हालत है। आपको पता होगा बहुत सारे राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, आप तो जानते हैं। पहले कोई नेता पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता था, कहता था साहब आप मुझे वो शहर से टिकट दे दीजिए, मैं वहां से जीत जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। आज का नेता जब भी जाता है पार्टी अध्यक्ष के पास, कहता साहब आप मुझे वो शहर से टिकट मत दीजिए, मैं हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। गजब, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बस एक रचना में विशेष मैं पढ़ना चाहता हूं, बात जींस की हुई थी। देखिए मैं उत्तराखंड के जो सीएम साहब हैं, उन्होंने जो भी जींस पे कहा है मैं उनका समर्थन भी करता हूं इस रचना के अंदर और उनकी बात से असहमत भी हूं। बस यही उस खूबसूरती है क्योंकि एक कवि अपने तरीके से बात कहने की कोशिश करता है और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। मैंने ये रचना बिल्कुल बातचीत में लिखी थी और आदरणीय राज बहादुर राज जी हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, संस्कार भारती के ऐसे हमारे गुरु हैं जिनके चरणों में बैठकर हमने अपनी यात्रा शुरू करी और वहां से हमने कविता की कुछ भी जो पंक्तियां सीखी हैं। आज हमें देश में बेशक मान सम्मान कुछ भी मिल रहा हो, लेकिन ये उसकी हमारे उस कंगूरे की जो नींव में जो ईंट है वो राज बहादुर राज जी हैं। मैं चाहता हूं एक बार तालियों के साथ मुझे उस रचना के लिए आदेशित करें क्योंकि वो रचना उसी समय की हमारी लिखी हुई है और बड़ा हमें प्यार मिलता था उस रचना पर। मैं उस रचना को पढ़ना चाहता हूं कि एक दिन मैं ख्यालों में डूबा हुआ सड़क पर चला जा रहा था तो मैंने देखा कि 5 वर्षीय बच्चा रोता चला आ रहा था। मैंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया, बहला फुसला के बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। रोने का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि मैं अपनी मां से बिछुड़ गया हूं, रास्ता भटक गया हूं। मैंने कहा बेटे तुम अपनी मां का हाथ पकड़कर चलते तो ना तो तुम बिछुड़ते नहीं इस प्रकार भटकते। वो बोला मेरी मां के दोनों हाथों में शॉपिंग का सामान था। उसकी इस बात को सुनकर मैं बड़ा परेशान था। मैंने कुछ सोचकर कहा अपनी मां की साड़ी का पल्लू ही पकड़ लेते और इस तरह अपने घर की राह नाप लेते। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना। क्या बात है। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना, लेकिन मेरी मां तो स्कर्ट पहने थी। अब भारतीय नारी को पश्चिमी प्रधान में देखकर दुख सहने की बारी मेरी थी। उदास मन से मैंने फिर कहा बेटे स्कर्ट कोई पकड़ लेता। अरे ना तो तू परेशान होता ना मैं परेशान होता। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको छलकर भी नहीं पकड़ सकता। क्या बात है, क्या बात। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको छलकर भी नहीं पकड़ सकता था। मैं समझ गया कि फैशन की मारी कोई युक्ति होगी जिससे अपना बच्चा भी नहीं समझ सकता था, जिसे सिर्फ अपने हुस्न फैशन और जवानी से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न अपने बच्चे से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न अपने बच्चे से प्यार था। और मित्रों अब मैं इस कवि सम्मेलन को जिस शख्सियत के हवाले करने जा रहा हूं, मेरे बचपन के मित्र हैं। अरे उपल भाई कह रहे हैं एक नकल वाली सुना, नकल और सुना जो करें लिफाफे में कुछ बढ़ा देंगे। देखिए एक रचना के लिए मुझे आदेश हुआ है। मेरी बहुत लोकप्रिय रचना है और जब वाहवा का मुकाबला चल रहा था, आपने सब टीवी पे देखा होगा, तो उस समय मैंने उस रचना से उस मुकाबले को जीता था। हिंदी की स्थिति हो क्या गई है, मैंने एक हिंदी को लेकर एक व्यंग कहने की कोशिश की है। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं। मैंने पूछ लिया कि भैया पूछताछ कार्यालय कहाँ है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। हाँ पूछताछ कार्यालय की इंक्वायरी से पता कर लो।
बहुत बढ़िया। ये इस तरह की स्थिति है। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, मैंने एक दिन उससे पूछ लिया, बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। ये स्थिति ऐसा। आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। क्या बात है भाई, बहुत तो आपको पता हुआ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हमने भी ऐसी परीक्षाएं दी, आपने भी ऐसी परीक्षाएं दी है। 4, 5, 6 कवियों की जीवनी हम पेपर में याद कर लेते थे, उसमें एक जीवनी जो पेपर में फंस जाती थी, आपका भी काम चल जाता था, हमारा भी काम चल जाता था। तो एक लड़का था, दूसरे दिन हिंदी की परीक्षा थी, जब उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार की और उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं आया कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली, उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार कर ली, वो पर्ची पकड़ी गई। मैं रचना शुरू करता हूं कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती से डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। क्या बात है, बहुत अच्छे। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डाल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। क्या कहने, क्या कहने। कि नकल करते यदि पकड़ा गया तो बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है, यदि बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर ये नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता रह जाएगा। और मित्रों, अब मैं जिस खास काम को करने जा रहा हूं, हमारे इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं भाई कुमार ललित जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं और मैंने बचपन से उनकी उस यात्रा को देखा है। मैं कहता हूं यदि गीत में शिल्पगत बारीकियां सीखनी है, मुक्तक की यदि कहन सीखनी है, तो आप कुमार ललित जी की कविताओं को सुनिए। वो कई उन्होंने तंज करती हुई चीजें इस दौरान, मुझे जब ये कोरोना काल चल रहा था, फेसबुक लाइव के माध्यम से मैंने उनको सुना है। बहुत प्यारे रचनाकार हैं, उनका मन है वो जिस तरह का भी सुनाना चाहें कि शब्द जिनके होठों से निकलकर गीत बन जाते हैं। ज्यादातर मैं कवित्रियों के लिए कहता हूं, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन आज हमारे मंच पर चूंकि गीत का बड़ा नाम भाई कुमार ललित के रूप में मौजूद है, तो इनको पंक्तियां अपनी पंक्तियां हैं, उनको मैं समर्पित करता हूं कि शब्द जिनके होठों से निकलकर गीत बन जाते हैं, जाने कितने बेबस लोगों के मीत बन जाते हैं, और स्वर की गंगा में बहकर जब भी बोलते हैं ललित, टूटे हुए दिलों की प्रीत बन जाते हैं। तो ऐसे टूटे हुए दिलों की प्रीत को जोड़ने के लिए मैं कुमार ललित जी को आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ कुमार जी को सुनें।